स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है सोमवार 23 जून 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि अब वे दोबारा कभी भी नीतीश कुमार को वापस महागठबंधन में नहीं लेंगे। ये बातें उन्होंने इस सवाल के जवाब में कही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव आज भी गठबंधन में वापस स्वीकार कर लेंगे। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा है कि कभी भी मेरे पिता है, मैं जानता हूं, जब किसी की एक गलती के बाद उसे माफ़ कर देना ठीक है, लेकिन अब नीतीश कुमार जहां भी जाएंगे वे सिर्फ एक अतिरिक्त बोझ बन करके रह जाएंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ये पूछे जाने पर कि क्या आगामी बिहार विधानसभा में सीट बंटवारे को लेकर के महागठबंधन में कोई विवाद है, इस पर कहा कि ये गठबंधन का आंतरिक मामला है। दोस्तों तेजस्वी यादव संस्कारहीन है, ये कहना मेरा नहीं है बल्कि ये कहना है बीजेपी का। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर के विवादित बयान दिया था। जब तेजस्वी ने जहां पीएम मोदी को पॉकेट मार कहा था तो वहीं पर सीएम नीतीश कुमार को अचेत मुख्यमंत्री और बोझ कह करके संबोधित किया था। तेजस्वी के इस बयान का जवाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने दी है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने यहाँ तक कह दिया है कि जो व्यक्ति घोटाले के पैसे से बड़ा हुआ है, जिसका लालन पालन घोटाले के पैसे से हुआ है, उस व्यक्ति में संस्कार हो ही नहीं सकता। नित्यानंद राय ने कहा है कि तेजस्वी यादव संस्कारहीन व्यक्ति है। लालू जी को अपने पुत्र को संस्कार सिखाना चाहिए, नहीं तो फिर किसी गुरुकुल में संस्कार सीखने के लिए भेज दिया जाना चाहिए। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें पॉकेट मार पीएम नहीं चाहिए। दोस्तों बिहार में अब मानसून की गतिविधियां तेज होती जा रही है। कई जिलों में लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। ऐसे में कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। इस बीच आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से अलर्ट जारी करने की अपील की गई है। दरअसल आगे की 2 से 3 दिनों में उत्तर बिहार के साथ तराई क्षेत्र में भारी बारिश का होने का पूर्वानुमान है, जिसको लेकर के अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जी आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ओर से जानकारी दी गई है कि हिमालय की तराई में मानसून की रेखा के हस्तांतरित होने के और फिर उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाने के कारण उत्तर बिहार के जिलों और फिर तराई क्षेत्रों में 2 से 3 दिनों में अच्छी बारिश के साथ साथ बहुत भारी बारिश होगी। इस तरह से पहले ही इन इलाकों के लोगों को सतर्क रहने को लेकर के अपील की गई है। जब वहीं पर आपको बता दें कि मानसून के दौरान भारी बारिश होने के कारण कई नदियां उफान पर आ जाती है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। जब अभी ही बिहार की कई नदियां अपने जलस्तर से ऊपर बह रही है। इस बीच भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अलर्ट रहने को कहा गया है। एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ की टीमें को भी सतर्क रहने की अपील की गई है। जहाँ हो सकता है कि बाढ़ को देखते हुए तैयारियाँ पूरी रखने का आदेश दिया गया है। दोस्तों अमित शाह के बयान पर जेडीयू भड़क उठी है। कहा कि हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं म्याऊं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के गोलमोल जवाब देकर के हलचल पैदा कर दी। दरअसल एक इंटरव्यू में अमित शाह से जब पूछा गया है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा है कि ये समय बताएगा। जहाँ उनके इस बयान ने बिहार में सियासी पारे को चरा दिया है। अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए जेडीयू विधान पार्षद गुलाम गौस ने कहा कि हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं। गुलाम गौस ने कहा कि भाजपा को ये नहीं भूलना चाहिए कि केंद्र में उसकी सरकार हमारी पार्टी के समर्थन पर ही टिकी है। नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, इस पर कोई भी समझौता नहीं होगा। जब वहीं पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरे हैं और रहेंगे। बिहार की जनता ने उनके विकास कार्यों को देखा है, इसमें किसी को कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। उधर अमित शाह के बयान के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सिर्फ नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव के बाद सब जान रहा है कि नीतीश जी का क्या होगा। तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी की उम्र हो चुकी है, अब बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। तेजस्वी ने कहा है कि जेडीयू का टिकट भी अमित शाह बांटेंगे। वहीं पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा के आदमी है ये संजय झा। दोस्तों
दोस्तों करीब 4 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसे लेकर की राजनीतिक अभी से ही शुरू हो चुकी है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को विलेन बताते हुए कहा था कि लालू यादव बिहार के एकलौते गब्बर सिंह है जिसने मुख्यमंत्री रहते बिहार में डर पैदा किया है। उनके शासनकाल में हर कोई दहशत में रहता है। जब तक लालू राजनीति में रहेंगे तब तक लोगों को ये डर लगा रहेगा कि कहीं फिर से लालू ना आ जाए। जब सम्राट चौधरी के इस ऐलान के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एनडीए सरकार के खिलाफ हमला बोला है। लालू प्रसाद यादव ने कार्टून के माध्यम से एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। जब कार्टून में 2 बस को दिखाया गया है, एक बस का नाम बेबस सेवा और दूसरे बस का नाम बेहतरीन सेवा दिया गया है। जब बेबस सेवा बस में ड्राइवर पर की कुर्सी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी को बैठा दिया गया है। जब बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और फिर सम्राट चौधरी को बस पर लटका हुआ दिखाया गया है और बस का चारों पहिया निकला हुआ है। बस की भी हालात बदहाल दिखाई दी गई है। वहीं पर दूसरी बस का नाम बेहतरीन सेवा में ड्राइवर की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं जो यात्रियों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। तेजस्वी की बस में सवार यात्री काफ़ी खुश नजर आ रही है। वहीं पर बेबस सेवा बस में बैठे नीतीश कुमार ये कहते दिख रहे हैं कि वो बहुत तेज़ है। वहीं विजय कुमार सिन्हा को ये कहते दिखाया गया है कि इनसे ना हो पाई। दोस्तों बिहार के पंचायतों में 8053 क्लर्क की नियुक्ति होने वाली है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार के पंचायतों में विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वयन और फिर अभिलेख को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग ने पूरे बिहार में 8053 निम्न वर्गीय लिपिकों की नियुक्ति का संकल्प जारी किया है। इस फैसले के तहत पूरे राज्य भर के पंचायतों में 8053 क्लर्क की नियुक्ति होगी। यह निर्णय की 10 जून को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए फैसले के आलोक में लिया गया है। जब सरकार इस बहाली पर सालाना 3 अरब रुपये से अधिक खर्च करेगी। एक कर्मचारी पर प्रतिमाह औसतन 32,442 रुपये का व्यय अनुमानित है। जब पंचायती राज विभाग के अनुसार प्रत्येक पंचायत में एक लिपिक की तैनाती की जाएगी जो पंचायत कार्यालय में अभिलेखों के प्रबंधन, योजनाओं की मॉनिटरिंग, स्ट्रीट लाइट योजना, पंचायत सरकार भवन, सामुदायिक भवन इत्यादि के दस्तावेजीकरण में सहयोग करेगा। दोस्तों तेजस्वी यादव ने अपने बेटे का नाम इराज रखा, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने इसका मतलब बताया है। उन्होंने कहा है कि भक्तों को सनातन का ज्ञान नहीं है। आपको बता दूं कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने बेटे के नाम इराज लालू यादव को लेकर के हो रही ट्रोलिंग का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस नाम पर आपत्ति जता रहे हैं उन्हें ना तो संस्कृति का ज्ञान है और न ही सनातन धर्म की समझ। संस्कृत का शब्द है इराज। तेजस्वी यादव ने एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि लोग पूछते हैं कि इराज क्यों रखा, इजाज खान क्यों नहीं रख लिया, तो उन्हें नहीं पता है कि इराज एक संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ है पवन पुत्र है। इसका अर्थ है पवन पुत्र, यानी कि इराज का अर्थ होता है पवन पुत्र, जो कि भगवान हनुमान का ही नाम है। ऐसे लोग सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तेजस्वी यादव ने इस ट्रोलिंग को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ते हुए कहा कि भाजपा वालों को ना तो संविधान की समझ है और न ही किसी संस्कृति की, उन्हें कुछ नहीं पता है। आपको बता दें कि तेजस्वी के बेटे के नाम की घोषणा आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर रखी थी। उन्होंने बताया था कि तेजस्वी की बेटी का जन्म नवरात्र के 6ठे दिन हुआ था, इसलिए उसका नाम कात्यायनी रखा गया। जब उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी के बेटे का जन्म मंगलवार को हुआ, जो हनुमान जी का दिन माना जाता है, इसलिए उसका नाम इराज रखा गया है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में विपक्षी दलों के महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट कौन होगा, इस बारे में अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। महागठबंधन की बिहार चुनाव को लेकर के बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव से जब इस बारे में सवाल किया गया तो वे कुछ सेकंड के लिए अटक गए। फिर थोड़ा सोच करके उन्होंने कहा कि सब कुछ तय है, समय आने पर बताएंगे। आरजेडी की ओर से लगातार तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। हालांकि सहयोगी दल कांग्रेस ने इस पर अभी तक खुल करके सहमति नहीं जाहिर की है। एक न्यूज़ चैनल्स में दिए गए इंटरव्यू के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से पूछा गया है कि महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट कौन है, क्या वे खुद हैं। इस पर तेजस्वी अटक गए। वे 4-5 सेकंड तक विचार करने लगे, फिर थोड़ा सोच करके बोले कि ये सब चीज़ें तय है, सही समय कब आएगा ये सब हम अपनी रणनीति के अनुसार बताएंगे। जब तेजस्वी यादव ने सीएम कैंडिडेट को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी के बीच किसी भी तरह के तकरार की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन सबसे पुराना है और अब तक नहीं टूटा है, फिर भी लोग इसे तोड़ने में लगे रहते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप भी जानते हैं कि गांधी परिवार और हमारा
हमारा रिश्ता कैसा है, महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, ये सब कुछ तय है। बस समय का इंतजार है, समय कीजिए, जल्द ही आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ये कहना है तेजस्वी यादव का। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और फिर प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे रोहतास के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने करगहर प्रखंड स्थित जगजीवन राम स्टेडियम में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर तंज कसते हुए कहा कि राजद लालू जी के परिवार की पार्टी है, चाहे वे इसके अध्यक्ष हों या उनके परिवार का कोई सदस्य है। उन्होंने कहा कि जब किसी ने लालू जी से पूछा कि आपने राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अपनी पत्नी को सीएम नहीं बनाऊंगा तो फिर क्या तुम्हारी पत्नी को सीएम बनाऊंगा। इससे उनकी सोच का पता चलता है कि उन्हें सिर्फ अपने परिवार और फिर अपने बच्चों की चिंता है। इसके साथ ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी ने मुंगेर की एक सभा में कहा था कि मोदी को इसी जमीन में गाड़ देंगे, और आज जब भाजपा ने उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया है तो फिर वे उसी मोदी के चरण वंदना कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों की बातों पर भरोसा नहीं किया गया। जहाँ सम्राट चौधरी कुछ समय पहले तक अपना मुरेठा बांध करके रखते थे और कहते थे कि जब तक सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटते तब तक वे अपना मुरेठा नहीं खोलेंगे। लेकिन क्या हुआ, नीतीश कुमार ने उनसे उनका मुरेठा ही खुलवा दिया और अब वे नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का 65% आरक्षण रोकने वाली संविधान विरोधी, दलित पिछड़ा विरोधी एवं बाबा साहेब अम्बेडकर विरोधी आरएसएस बीजेपी सरकार को संविधान प्रेमी बिहार के न्यायप्रिय लोग करारा जवाब देंगे। उन्होंने ये बात अपने एक्स हैंडल पर रविवार को शेयर की है, जहां तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में उनसे अच्छा कोई भी कलाकार नहीं है, जहाँ उनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के से किए गए अधिकतर वादों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में राज्य सरकार की चिकित्सा व्यवस्था को फेल बताते हुए बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने बताया है कि मेरे बच्चे का जन्म होने पर ममता बनर्जी कोलकाता में हम लोगों से मिली थी। इधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा है कि युवा तेजस्वी आगे आगे, नीतीश सरकार पीछे पीछे। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव ने एक्स हैंडल पर एक पोस्टर अपलोड किए हैं जिसमें उन्होंने कुछ एनडीए नेताओं की फोटो दिखाए हैं। इस पर पोस्टर का कैप्शन लिखा है, बिहार को बीमार बनाने वाले कसूरवार। दोस्तों, बिहार में बार बार आकाशीय बिजली गिरती है और वज्रपात गिरने की वजह से हजारों लोगों की जान जाती है। अब सवाल है कि आखिर बिहार में बार बार क्यों आकाशीय बिजली गिर रही है, यह सवाल है। आपको बता दूं कि बिहार में आकाशीय बिजली गिरने की घटना में बढ़ोतरी हुई है। हाल के वर्षों में वज्रपात से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ गया है। ये चिंता का कारण बना हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 के बाद से अब तक बिहार में वज्रपात की चपेट में आने से 2000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जी हाँ, आपको बता दूं कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने इस पर संज्ञान लिया है। एनजीटी ने बिहार में बार बार बिजली गिरने की घटनाओं का कारण बता करके केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण और फिर अन्य पक्षों से जवाब मांगा है। वहीं पर एनजीटी ने एक अखबार की रिपोर्ट के हवाले से इस मामले पर खुद संज्ञान लिया है। इसमें दावा किया गया है कि बिहार में ताड़ के पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई होने के चलते खराब मौसम के दौरान वज्रपात की घटनाओं में इजाफा हुआ है। एनजीटी के जुडिशियल सदस्य जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और फिर विशेषज्ञ सदस्य ये सेंथिल वेल की पीठ ने 5 जून को दिए गए आदेश में कहा गया है कि रिपोर्ट्स के अनुसार दर्जनों ऊंचे तार के पेड़ों को गिराया जा रहा है, जिससे बिजली गिरने की घटनाएं अधिक हो रही है। नतीजतन मौत के मामले सामने आ रहे हैं। दोस्तों, तेजस्वी के एक बयान के बाद भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने करारा जवाब दिया है। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि जेडीयू के टिकट भी अमित शाह ही बांटेंगे। इस पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। राजद नेता के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा और फिर उसके सहयोगी अपने अपने टिकट खुद ही बांटेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जेडीयू अपने टिकट बांटेंगे, भाजपा अपने टिकट तय करेंगी। चिराग पासवान अपने टिकट बांटेंगे और फिर जीतन राम मांझी तथा उपेंद्र कुशवाहा अपने टिकट बांटेंगे। लेकिन हम सभी एकजुट होकर
के चुनाव लड़ेंगे और एक साथ जीतेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से बुजुर्गों, दिव्यांगों और फिर विधवाओं के लिए पेंशन बढ़ाकर के 1100 रुपये करने के ऐलान पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर के 1100 रुपये कर दी है। नीतीश कुमार ने एक गेम चेंजर पहल शुरू की है जिससे सभी वरिष्ठ नागरिक बहुत खुश हैं। इस फैसले से सभी खुश हैं। वहीं पर उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव का दावा है कि सरकार उनकी नकल कर रही है। तो अरे आप कब सरकार में थे कि कोई आपकी नकल करे? आप सिर्फ झूठे वादे करते हैं जो उन पर कौन यकीन करेगा। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार कुशलता से काम कर रही है। बिहार में एनडीए सत्ता में है और फिर से सत्ता में आएगी। दोस्तों, बिहार में जानकी मंदिर का भव्य डिजाइन शेयर की गई है। नीतीश कुमार ने यह घोषणा की है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को पुराना धाम सीतामढ़ी में निर्माणाधीन जानकी मंदिर का अंतिम डिजाइन जनता के सामने प्रस्तुत किया है। ये स्थल, जिसे सीता की जन्मभूमि माना जाता है, अब एक भव्य आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने जा रहा है। इस परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष ट्रस्ट का गठन किया है। नीतीश कुमार ने एक्स पर अपनी पोस्ट में खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जगत जननी जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम सीतामढ़ी के पूर्ण विकास के लिए भव्य मंदिर और फिर अन्य संरचनाओं का डिजाइन अब तैयार है। इसके लिए एक ट्रस्ट भी बनाया गया है। दोस्तों, बिहार में फर्जी शिक्षकों का खुलासा हुआ है। यहाँ पर अनु कुमारी के नाम पर 6 टीचर नौकरी कर रहे थे, यानी कि अनु कुमारी 1 और नाम 6 टीचर नौकरी कर रहे थे। जहाँ बिहार के शिक्षा विभाग में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर 3 फर्जी शिक्षकों ने लंबे समय तक नौकरी की है। विभाग को इस धोखाधड़ी का पता तब चला है जब फर्जी शिक्षकों के खिलाफ जांच शुरू की गई। दस्तावेजों की जांच में ये खुलासा हुआ है कि अनु कुमारी के नाम पर 6 शिक्षक कार्यरत थे। इस घटना ने शिक्षा विभाग में हरकंप मचा दिया है। जहाँ 3 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का पत्र जारी कर दिया गया है और फिर अन्य के खिलाफ भी जल्दी कदम उठाई जाएगी। जहाँ जानकारी के अनुसार जमुई जिले के बरहट प्रखंड के मध्य विद्यालय नागदेवा में ये शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर काम कर रहे थे। अनु कुमारी, रविंद्र कुमार, रवि और फिर गोपाल कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जब पत्र में बताया गया है कि 2015 में अनु कुमारी, रविंद्र कुमार और फिर गोपाल कुमार को पंचायत के मुखिया और फिर सचिव द्वारा बहाल किया गया था। इन शिक्षकों ने लगभग 8 से 9 वर्षों तक विभाग को धोखा देते हुए लाखों रुपए का वेतन प्राप्त किया। जब इनका प्रमाण पत्र ऑनलाइन किया गया तब यह फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। दोस्तों, बिहार के 2 जिलों में नए पुल बनाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका संपर्क बढ़ेगा। दरअसल बात यह है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पश्चिम चंपारण और गया जिले में 4 नए उच्च स्तरीय आरसीसी पुलों के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है, जिस पर कुल 88 करोड़ रुपए खर्च होंगे। संपर्क बढ़ेगा और फिर लोगों का समय बचेगा। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नदियों पर पुल बनने से ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा, संपर्क बढ़ेगा और फिर लोगों का समय बचेगा। इस पुल के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और फिर रोजगार के अवसरों तक लोगों की पहुँच आसान होगी। दोस्तों, दक्षिण बिहार में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। झारखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का प्रभाव अब दक्षिण बिहार में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर निरंजना, मुहाने, उत्तर कोयल, सकरी और फिर पंचाने जैसी नदियों के जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह गई है, जिससे गया, नालंदा, जहानाबाद और फिर पटना जिले के कई गाँव में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। 4 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के चलते बिहार के कई नदियों में पानी का बहाव तेज हो गया है। परिणाम स्वरूप 6 से अधिक स्थलों पर तटबंध टूट चुके हैं और फिर जल जमाव के कारण ग्रामीण क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। आपको बता दें कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र नालंदा के अंकरगढ़ सराय प्रखंड का केशवपुर गांव है, जहां पर लोकोलाइन नदी के किनारे का बांध पूरी तरीके से टूट गया है, जिससे आसपास के इलाकों में पानी तेजी से फैल गया है। स्थिति गंभीरता को देखते हुए जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आपातकालीन बैठक बुलाकर के राहत और फिर बचाव कार्य को तेज कर देने का निर्देश दिया है। दोस्तों, नीतीश कुमार का एक और चुनावी स्टंट सामने आया है। यहाँ पर गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। दरअसल बात है कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजनीतिक दलों ने जनता को लुभाने के लिए नई नई योजनाओं की झड़ी लगा दी है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नई रोजगार योजना की घोषणा की है, जिसे लेकर के राजनीतिक हलकों में जबरदस्त चर्चा है। इस योजना के जरिए राज्य सरकार 94 लाख गरीब परिवारों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की प्लानिंग कर रही है। जब बेरोजगारी लंबे
समय से बिहार की राजनीति का सबसे संवेदनशील मुद्दा रहा है। विपक्ष ने लगातार इस पर सरकार को घेरा है। खास करके आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी वादों में 10 लाख नौकरियों की घोषणा से इस मुद्दे को गरमाया था। ऐसे में नीतीश सरकार का ये नया कदम एक राजनीतिक जवाब की तरह देखा जा रहा है। इस योजना की खास बात यह है कि इसका लाभ सभी जातियों और फिर वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को दिया जाएगा। इसमें सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और फिर अल्पसंख्यक समुदाय के वे परिवार शामिल हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इस योजना का आधार 2023 में हुई जातिगत जनगणना है, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक 94 लाख परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और स्वरोजगार के लिए मदद के पात्र माने गए हैं। सरकार इन्हें सीधे वित्तीय सहायता दे रही है ताकि वे अपना खुद का काम शुरू कर सके, जैसे कि छोटा व्यवसाय, पशुपालन, दुकान आदि। इस सहायता राशि का उद्देश्य है कि लाभार्थी अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके। जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार द्वारा दी जा रही यह आर्थिक मदद पूरी तरीके से अनुदान के रूप में होगी, यानी कि लाभार्थियों को इसे वापस लौटाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। सूत्रों से भी जानकारी मिली है कि अगर जरूरत महसूस होती है तो फिर ये राशि 2 लाख रुपये से बढ़ाई भी जा सकती है, जिससे अधिक प्रभावी स्वरोजगार अवसर उपलब्ध कराए जा सके। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बिहार दौरे के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें पॉकेट मार कह दिया। इसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए तेजस्वी पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को अपने हाथ पर लिखवा लेना चाहिए कि मेरा बाप चारा चोर है। अब इस बयान को लेकर के आरजेडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सम्राट चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे ऐसे नेता हैं जो अपने ही थूका चाटते हैं। शक्ति यादव ने याद दिलाया है कि सम्राट चौधरी ने पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रद्दी माल कहा था, लेकिन बाद में उन्हीं के चरणों में जाकर के पगड़ी उतार दी और अपने संकल्प को तोड़ दिया। वहीं पर शक्ति यादव ने कहा है कि सम्राट चौधरी को अपने हाथ पर लिख लेना चाहिए कि मैं गद्दार का बेटा हूँ। बिहार की जनता ने सब देखा है और अब उन्हें मुंह से लालू परिवार पर बोलना शोभा नहीं देता। वहीं पर शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि बीजेपी और फिर सम्राट चौधरी जैसे नेता मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जनता असल मुद्दों पर जवाब मांग रही है। दोस्तों, उत्तर बिहार के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से शामिल छपरा जंक्शन की तस्वीर और तकदीर जल्द ही पूरी तरीके से बदलने वाली है। जहां वाराणसी मंडल के इस क्लास 1 स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। जब पिछले दिनों रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने जंक्शन का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी थी कि स्टेशन का रीडेवलप करने और फिर यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 40 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। जब आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि छपरा जंक्शन की सेकेंड एंट्री यानी कि उत्तर छोर पर नया प्रवेश द्वार 6 महीने में तैयार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही स्टेशन की पुरानी इमारतों को तोड़ करके यहाँ पर नई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। ये सभी विकास कार्य 1 साल के भीतर चरणबद्ध ढंग से पूरे करने का लक्ष्य तय किया है। वहीं पर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की माल गोदाम साइट में नई रेल लाइन बिछा दी गई है। अब इस ट्रैक से पैसेंजर ट्रेन का संचालन होगा, जिससे यात्रियों का दबाव कम किया जा सकेगा। दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को लेकर के किए गए सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल लाइफ याद दिला दी। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप को लेकर के सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में जो हुआ वह उनका पर्सनल मैटर है। अगर हम पीएम मोदी के निजी जीवन की बात करें कि यशोदा बेन उनके साथ क्यों नहीं रहती है तो अच्छा नहीं लगेगा। यह तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई को परिवार और फिर पार्टी से निकाले जाने के पिता लालू प्रसाद के फैसले को सही ठहराया है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने एक न्यूज़ चैनल के पॉडकास्ट में कहा कि तेज प्रताप यादव के साथ सोशल मीडिया पर जो कुछ भी हुआ है वह उनका निजी मामला है। इस बारे में वे खुद अपना पक्ष सबके सामने रखेंगे। जय तेजस्वी ने पीएम मोदी की पर्सनल लाइफ का जिक्र करते हुए कहा कि किसी की निजी मामले पर चर्चा करना अच्छा नहीं लगता है। जय इससे देश या फिर बिहार का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। दरअसल पिछले महीने तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अनुष्का यादव का नाम की एक लड़की के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की थी, जिसके बाद हंगामा मच गया। दोस्तों, बिहार की सियासत इस समय बेहद गर्म है। विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और फिर विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। ताज़ा विवाद की वजह बना है दामाद आयोग को लेकर के तेजस्वी यादव के द्वारा
किया गया बयान, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया के जरिए पलटवार किया है। इसके जवाब में लालू प्रसाद यादव की बेटी और फिर तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने भी कड़ा जवाब दिया है, जिससे ये राजनीतिक बहस और तीखी हो गई है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कुछ आयोगों में कथित तौर पर सत्ताधारी नेताओं के दामादों की नियुक्ति को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इसे दामाद आयोग की संज्ञा दी और कहा कि सरकार अपनों को फायदा पहुंचा रही है, जबकि योग्य उम्मीदवार बाहर रह जाते हैं। तेजस्वी के इस आरोप के बाद केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करारा जवाब दिया। उन्होंने बिना नाम लिए ही एक लंबा पोस्ट करके लिखा है कि बेटे और दामाद दो तरह के होते हैं, एक लायक दूसरा नालायक। लायक बेटा अपने दम पर नौकरी करता है, यूजीसी नीट पास करता है, बीपीएससी से चयनित होता है। नालायक बेटा 10वीं भी पास नहीं कर पाता है, क्रिकेट में फेल होने पर पिता राजनीति में उतार देता है। लायक दामाद समाज का पहला इंजीनियर होता है, चुनाव लड़ता है, सामाजिक काम करता है। नालायक दामाद इंजीनियरिंग के बावजूद घर जमाई बन करके पर्स होता है। ये बयान स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव और उनके परिवार की ओर इशारा करता था, जिसे लेकर के सोशल मीडिया पर भी भारी चर्चा हो गई है। वहीं पर जीतन राम मांझी के तंज का जवाब देर नहीं लगा। इस पर रोहिणी आचार्य ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से जवाब में लिखा है कि एक नालायक बेटा होटल में रंगरलियां मनाते पकड़ा जाता है, मगर बेटे से भी बड़ा नालायक बाप अपनी कुर्सी की धौंस दिखा करके उसे बचाता है। एक दफ़ा एक नालायक दामाद अपने ससुर का पीए बन जाता है और अधिकारियों को फ़ोन करके वसूली करवाता है। इस ट्वीट के बाद से ये बहस और गहरा जा रही है। दोस्तों 20 जून को पीएम मोदी बिहार में एक जनसभा करने के लिए आए थे। यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच बात हुई। यह देखा गया है कि मंच पर पहुंचे नीतीश कुमार और अन्य नेताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए चिराग पासवान के पास आकर के रुक गए। चिराग पासवान ने झुक करके प्रणाम किया और फिर नीतीश कुमार ने उनसे कुछ देर रुक करके बात की। यह सियासी हलकों में चर्चा होने लगी कि दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई है। 2 दिन बाद जमुई के सांसद और पार्टी के प्रभारी अरुण भारती ने इसका खुलासा किया है। अरुण भारती ने बयान जारी करके बताया है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच खुशनुमा और मजाकिया अंदाज में बात हुई है। नीतीश कुमार ने पूछा है कि सच में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़िएगा क्या? यदि हाँ तो कहां से? अभी तो आप युवा हैं, केंद्रीय मंत्री के हैं, आपका राजनीतिक भविष्य उज्जवल है। आपके पिताजी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, आपका भी बहुत सम्मान करते हैं। अभी आप बिहार में चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है? अब इस पर अरुण भारती ने अपने जवाब में नीतीश कुमार से कहा कि पार्टी के भीतर चर्चा चल रही है, लेकिन फाइनल नहीं है। अगर भविष्य में पार्टी तय करेगी तो फिर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपका आशीर्वाद लेना जरूर आएंगे। दोस्तों बिहार के गब्बर सिंह है लालू यादव। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का ये बयान सामने आया है। आपको बता दूं कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी और फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं को लेकर के बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने बिहार को 6 लाख करोड़ रुपए की सौगात दी है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार के विकास के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि भारत सरकार ने बिहार के लिए 52 सड़क योजना मंजूरी की है, जिन पर 33,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जिन परियोजनाओं को जमीन पर उतारने का काम लगातार जारी है और फिर कई योजनाओं पूरी भी कर ली गई है। वहीं पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया है कि वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ा करके 400 से 1100 रुपये कर दी गई है। वहीं पर सभी पंचायतों में कन्या विवाह भवन बनाए जाएंगे, जिसे स्वयं सहायता समूह की दीदियों के माध्यम से संचालित किया जाएगा और इससे रोजगार भी मिलेगा। सम्राट चौधरी ने कहा है कि जातिगत जनगणना सर्वेक्षण किया जा रहा है और फिर इसमें 1,40,000 दीदियों को दोहरी भूमिका दी गई है। वहीं पर भगवान राम की तरह सीता की भव्य मंदिर निर्माण की तैयारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू कर चुके हैं। विपक्ष पर हमला बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिन लोगों ने बिहार को लूटा अब विकास को देख करके बौखला गए हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि बिहार के गब्बर सिंह से जनता डरी हुई थी। उनके पूरे परिवार को भ्रष्टाचार में महारत हासिल है, जो काम नहीं कर सके अब वे आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता अब समझ चुके हैं कि कौन की विकास कर रहा है और कौन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरीके से सक्रिय हैं और फिर सूझबूझ के साथ फैसले ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश अचेत नहीं सचेत सीएम है और फिर जानते हैं कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है और क्या फैसला लेना है।
दोस्तों अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। यहाँ पर 3 दिन साथ रख करके प्रेमिका को छोड़ करके भाग गया। दरअसल बात यह कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से एक हैरान कर देने वाला और फिर दिलचस्प मामला सामने आया है, जहाँ पर नरकटियागंज क्षेत्र में पकरुआ शादी की परंपरा को एक नया मोड़ देते हुए लिव इन में रह रहे एक प्रेमी युगल का पंचायत और फिर मौलवियों की मौजूदगी में निकाह करा दिया गया है। यह मामला शिकारपुर थाना क्षेत्र के बरगवा गाँव का है। यह नरकटियागंज के कुमारबाग ओपी थाना अंतर्गत वकील मियां के बेटे एजाज अंसारी और फिर बरगजवा निवासी सुलेमान मियां की बेटी शमसुन खातून 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। एजाज अक्सर अपने ननिहाल बरगजवा आता जाता रहता था और फिर वहीं पर उसकी मुलाकात शमसुन से हुई थी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग गहराया और फिर शमसुन को भगा करके एजाज अपने घर ले गया। 3 दिन तक साथ रखने के बाद एजाज के घर वालों ने शमसुन को अस्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह सामाजिक दबाव के कारण एजाज उसे नरकटियागंज स्टेशन पर छोड़ करके भागने लगा। यह शमसुन ने वहीं पर हंगामा किया और फिर अपने परिवारों को बुलाया। शमसुन की आप बीती सुनने के बाद गाँव वाले सक्रिय हुए और फिर दोनों को गाँव ला करके पंचायती की गई। मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि चंदन शाह, मुखिया प्रतिनिधि शेख राठा और फिर सरपंच प्रतिनिधि आजाद अंसारी और पैक्स अध्यक्ष सुशील कुमार पहुंचे। पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन ग्रामीणों ने मामला आपसी सहमति से सुलझाने की बात कहकर के पुलिस को लौटा दिया। इसके बाद मौलवियों की मौजूदगी में पंचायत ने एजाज से निकाह के लिए हामी भरवाई और फिर रीति रिवाज से दोनों का निकाह करा दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ सामाजिक परंपरा पर सवाल उठाए हैं, बल्कि ये भी दर्शाया गया है कि कैसे ग्रामीण समाज अब लिव इन रिलेशनशिप जैसे आधुनिक रिश्तों को अपने हिसाब से स्वीकार करने लगा है। हालांकि इसमें सहमति और फिर मर्यादा बनी रही, जो अब विवाह को एक सकारात्मक दिशा देती है। इस तरह की घटनाएं बिहार के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाती है, जहां परंपराएं और फिर आधुनिकता मिलकर के एक नई सामाजिक समझ बन रही है। हालांकि इस पर प्रशासन और फिर समाज शास्त्रियों की भी नज़र होनी चाहिए, कहीं ये परंपरा के नाम पर ज़बरदस्ती ना बन जाए। 9वीं फेल कहलाना मुझे बुरा नहीं लगता है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। दरअसल बात है कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बार बार 9वीं फेल बताते हैं। यह तेजस्वी यादव ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि डिग्री ले लेने से सभी गुण नहीं आ जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 9वीं फेल कहलाना बुरा नहीं लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला देकर के उन्होंने अपनी पढ़ाई के सवालों को स्मार्टली निपटा दिया। यह एक न्यूज़ चैनल के पॉडकास्ट में तेजस्वी यादव ने सभी सवालों के सधे अंदाज में जवाब दिया है। जब उनसे पूछा गया है कि प्रशांत किशोर आपकी पढ़ाई को लेकर के पर्सनल अटैक करते हैं, बार बार कहते हैं कि 10वीं क्लास भी पास नहीं कर पाए, आपको बुरा नहीं लगता? इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। उन्होंने कहा है कि डिग्री लेकर ही किसी सभी क्वालिटीज़ आ जाए, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में प्रैक्टिकल नॉलेज का भी बहुत महत्व होता है। जीवन में अनुभव और तजुर्बा ही काम आता है। मैं एक क्रिकेटर था, इसकी बात वे नहीं करते हैं। जहाँ तक डिग्री की बात आती है तो फिर जो 11 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी डिग्री के बारे में देश के लोगों को कुछ पता नहीं है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने एक सवाल के जवाब में सीएम नीतीश कुमार पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ज़माना टेक्नोलॉजी का आ गया है, पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मोबाइल से दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। मीटिंग में फ़ोन रखने पर आपत्ति जताते हैं। आने वाले ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। उन्होंने राजनीति में युवा पीढ़ी का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि पॉलिसी डिसीजन में उनकी भागीदारी हो तो फिर बहुत अच्छा होगा। नीतीश या तेजस्वी, अगर आज बिहार विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो कौन जीतेगा? आइए इस एक ओपिनियन पोल आया है, इस ओपिनियन पोल के नतीजे जानते हैं जो चौंकाने वाले हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। अक्टूबर तक बिहार में चुनाव होने वाला है। इस बीच एक सर्वे सामने आया है जिसके आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं। ओपिनियन पोल में बताया गया है कि इस बार बिहार चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन में किसको कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे। इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी मैदान में है, साथ ही साथ ओवैसी की पार्टी भी ताल ठोक रही है। इंक इनसाइट के ताज़ा सर्वे में जो आंकड़े आए हैं वो लालू यादव और तेजस्वी की नींद उड़ा सकते हैं। जी हाँ, ताज़ा सर्वे में आरजेडी नीत महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में अगर आज चुनाव कराया जाए तो फिर इंक इनसाइट के जून 2025 के ताज़े सर्वे के अनुसार सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। महागठबंधन के मुकाबले एनडीए को जनता का अधिक समर्थन मिल रहा है। वहीं पर जनसुराज और एआईएमआईएम जैसे छोटे दलों का प्रभाव फिलहाल सीमित ही दिख रहा है। हालांकि 13.2% मतदाता अब भी असमंजस की स्थिति में है, जो आने वाले चुनाव में समीकरण बदल सकते हैं। आपको
बता दें कि चुनावी माहौल लगातार बदल रहा है। जब गठबंधन पार्टी वोट प्रतिशत के बारे में अगर बात किया जाए तो मेरी एनडीए को 48.9 यानी कि 49% वोट मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं पर महागठबंधन को 35.8 यानी कि 36% वोट मिलता हुआ दिख रहा है। जनसुराज को वो 1.8%, AIMIM को 0.3%। वहीं पर पूछा गया है जनता से कि अपने विधायक से कितने खुश है जनता, तो जून 2025 के ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार के लोगों की अपने विधायकों को लेकर के राय मिलीजुली है। केवल 10.8% लोगों ने ही अपने विधायक को बहुत अच्छा बताया, जबकि सबसे बड़ी संख्या यानी कि 43.7% ने उन्हें ठीक ठाक बताया। वहीं पर 11.7% लोग अपने विधायक के प्रदर्शन से नाखुश हैं। तो कुल मिलाकर के 55% से अधिक लोग अपने विधायक को औसत या फिर उससे भी कम मानते हैं। वहीं पर MLA रेटिंग प्रतिशत के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा 10%, अच्छा 33%, ठीक ठाक 43.7%, खराब 11.7%। आपको बता दूं कि इस सर्वे में 13,780 लोगों का सैंपल साइज था और ये राज्य की सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करता है। ये सर्वे 1 मई से 15 जून के बीच किया गया है। खास बात यह है कि इस सर्वे में 80% ग्रामीण और फिर 72% पुरुष शामिल थे।